हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद एंड वेलकम टू मिस सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आज हम लोग सेकंड लेक्चर ले रहे हैं इंग्लिश ऐसे का कि जिसके अंदर हम थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। और बहुत सारे आपको यूट्यूब पे जब भी आप ऐसे के बारे में सर्च करेंगे तो आपको नज़र आएगा कुछ थीसिस स्टेटमेंट कोई चीज़ होती है। तो थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है? थीसिस स्टेटमेंट होता है ऐसे का क्रक्स और यह आपका ओपिनियन लेकर रखता है। अभी हम एक ऐसे को ये जो एक ऐसे आया हुआ था CSS, मुझे नहीं पता कौन सी वाली, शायद CSS 2022 में आया हुआ है। तो बहरहाल हम इसको डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। अच्छा, अभी इसका हम थीसिस स्टेटमेंट भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले थीसिस स्टेटमेंट के लिए कुछ अहम बातें वो ये कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये आउटलाइन के बाद आती है। इसके अंदर भी दो अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं। मैं जिस अप्रोच से पास हुआ मैं आपको वो बताऊंगा डिटेल में, लेकिन मैं दूसरी भी बता देता हूँ। एक ये कि आउटलाइन के अंदर ही थीसिस स्टेटमेंट को डाल दिया जाए, इनसाइड दी आउटलाइन। सेकंड ये है कि आप आउटलाइन के एंड के ऊपर ओपनिंग पैराग्राफ से पहले अपनी थीसिस स्टेटमेंट को लिखें, बिफोर ओपनिंग पैराग्राफ। आई प्रेफर द सेकंड वन, और मैंने इसी के साथ ऐसे को पास भी किया। आउटलाइन ये कि ओपनिंग पैराग्राफ के बाद अपनी आउटलाइन लिखें 3 से 4 लाइंस की। अब इसके ऊपर भी ये डिबेट है कि कितनी लाइंस की ओपनिंग जो थीसिस स्टेटमेंट वो होनी चाहिए। मेरे नज़दीक 3 से 4 लाइनें जो हैं वो मोर देन इनफ है किसी भी आउटलाइन या किसी भी उसके ऐसे के थीसिस स्टेटमेंट को लिखने के लिए। इससे आगे जब जाते हैं तो एग्जामिनर के वो कहते हैं ना, आंख में शिकन आ जाता है कि यार ये इतनी लंबी स्टेटमेंट वो कैसे पढ़ेगा, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट आपका जो मेन ओपिनियन रहेगा पूरे ऐसे के बारे में वो उसके बारे में बता रहा होता है। जस्ट लाइक दिस कि ये डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। कंसीडर करें ये ऐसे आ गया, आपने इसकी पूरी आउटलाइन बना ली। आउटलाइन बनाना भी हम सीखेंगे और उसके लिए मैं 3-4 ऐसे जो है वो आप लोगों को ब्रेक करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम उनकी आउटलाइंस को ब्रेक कर सकते हैं और किस तरीके से ज़्यादा बेस्ट चीज़ें चल सकती हैं और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। बट उससे पहले भी थीसिस स्टेटमेंट के बाद वाला वो लेक्चर होगा, वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे आउटलाइन के लेक्चर्स भी। बट फिलहाल ये कि हम इसकी कंसिडर करें आपने आउटलाइन बना ली है और अब हम इस ऐसे को ब्रेक करने लगे हैं थीसिस स्टेटमेंट के लिए। अब आपका ओपिनियन भी इस पे मैटर करता है। एक ओपिनियन ये कि आप कहें यस दिस इज़ राइट, एक ओपिनियन ये है कि आप कहें नो इट इज़ नॉट राइट, और मेरे पास एक नई बात है जो मैं जिससे प्रूव करूँगा कि ये स्टेटमेंट राइट नहीं है। आप कभी भी कोई नई स्टेटमेंट नहीं ला सकते हैं, मतलब कि जैसे कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। आप ये इसके ऊपर ही आपको बात करनी पड़ेगी कि ये है या ये नहीं है। आप ना वाला ओपिनियन भी ले सकते हैं और उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आप हाँ वाला ओपिनियन तो ऑलरेडी है ना कि डेमो कह रहा है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी इकट्ठे नहीं चल सकते। इलिटरेसी क्या होता है कि एजुकेशन कम होना किसी भी माशरे में, किसी भी जगह, किसी बंदे को पढ़ा लिखा ना हो तो वो इलिटरेट होता है। इलिटरेसी ये होती है किसी माशरे में एजुकेशन कम होना। तो अब आप इसके ऊपर हाँ का ओपिनियन भी ले सकते हैं, आप इसके ऊपर ना का ओपिनियन भी ले सकते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी इकट्ठे चल सकती है, सबका इक्वल राइट्स होते हैं, सबको डेमोक्रेसी जो सबको सेम राइट्स मिलने चाहिए क्योंकि सारे लोग इंसान हैं और सारे लोग एक हैं। मेरा ओपिनियन इससे मुख्तलिफ है, इसलिए मैं आपको नेगेटिव वाली लिख के दिखाऊंगा कि मैं ये नेगेटिव से मतलब ये कि नेगेटिव बात, मतलब कि मैं इस ओपिनियन को यस कहता हूँ कि हाँ ऐसा ही है कि डेमोक्रेसी और इलिटरेसी इकट्ठे नहीं चल सकते। आप नो वाला ओपिनियन भी ले सकते हैं, बट उसके पीछे स्ट्रॉन्ग बैकिंग होनी चाहिए। मेरे पास भी स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, तभी मैं डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर के ऊपर अपना एक स्टांस ले रहा हूँ कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। अब जो थीसिस स्टेटमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आपका ऐसे उसी से पास होना है, आपकी आउटलाइन और आपका थीसिस स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या लिखूँ। लिटरली मैंने अभी ये ऐसे उठाया ताकि मेरे लिए भी एक नई चीज़ हो और आप लोगों को भी पता चले कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है और कैसे सोचते हैं। अब सबसे पहले सोचने वाली चीज़ ये है कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, इक्वालिटी होती है। क्योंकि हम इलिटरेसी की बात करें ना कि डेमोक्रेसी और इलिटरेसी इकट्ठे नहीं चल सकते, तो इसका मतलब हमें इक्वालिटी की बात करनी पड़ेगी कि डेमोक्रेसी में क्या होती है,
इक्वालिटी होती है। और जब इक्वालिटी होती है तो फिर क्या होता है कि वोटिंग राइट्स भी सबके सेम होंगे। इसका मतलब हर 18 साल का बंदा जो है वो वोट डाल सकता है। फिर इसी माशरे के अंदर कुछ इलिटरेट लोग होंगे जिन्हें पाकिस्तान का अगर सोचें, किसी भी मुल्क का सोचें, तो उन्हें इकनॉमिक्स का नहीं पता होगा, उन्हें ये नहीं पता होगा कि फ़िज़िकल डेफिसिट क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता होगा कि माशरे में इस वक्त गुर्बत की क्या जो है वो शरह चल रही है, उन्हें ये नहीं पता होगा कि बैंक में जो पाकिस्तान का इस वक्त कर्ज़ा है वो कितना है, उन्हें ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के रिज़र्व्स होते क्या हैं, उसमें कितने रिज़र्व्स हैं, क्योंकि एक रेडी लगाने वाले को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, या एक वो बंदा जो इलिटरेट हो उसको ये सारी चीज़ें का आइडिया नहीं होता। तो अब मैं इसको सोचते हुए सारे, क्योंकि मेरा आगे यही मैप है, मैंने आगे सारी इसी चीज़ के ऊपर बैक करना है कि एक इलिटरेट बंदे को आप लिटरेट बंदे के सामने लाके खड़ा नहीं कर सकते। इक्वालिटी, मैं डेमोक्रेसी को किस पे लेके चलूँगा? इक्वालिटी, क्योंकि डेमोक्रेसी हमेशा क्या करती है? इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, इक्वालिटी ऑफ राइट्स, इक्वालिटी ऑफ एवरीथिंग, कि हर बंदे को सेम चीज़ मिले और हर बंदे को उसके हकूक़ मिले और सेम हकूक़ मिले। अमीर को भी अगर कोई गलत काम करे तो उसको सज़ा मिले, गरीब भी अगर कोई गलत काम करे तो उसको सज़ा मिले। अब मेरे नज़दीक डेमोक्रेसी क्या है? इक्वालिटी, क्योंकि ये ऐसे मांगता यही बात है। अगर आप इसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ना तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर इसके अंदर मेन यही बात चल रही है कि आपने लिटरेट बंदे को इलिटरेट के सामने ला के खड़ा कर दिया, तो इसके क्या नुकसान होंगे। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि डेमोक्रेसी, अब देख रहे हैं मैं बात डेमोक्रेसी से शुरू कर रहा हूँ, मैं ये नहीं शुरू कर रहा इक्वालिटी लीड्स टू होप, इक्वालिटी लीड्स टू दैट, मैं डेमोक्रेसी को ही करूँगा। चाहे मैं बात अंदर से जहन में मेरे बैक में यही है कि मैंने इक्वालिटी को की मेन जो वो कहते हैं ना, जब भी आप कभी कोई आइसक्रीम खा रहे हो ना किसी की कंपनी की, तो जब आप आइसक्रीम खाते हैं ना तो वो चाहे ऑरेंज आइसक्रीम हो, चाहे मैंगो हो, या जो भी, उसका कोर टेस्ट जो है वो सेम रहता है। तो हमारे ऐसे का कोर टेस्ट जो है ना, जो एक टेस्ट है वो सेम रहेगा, वो ये कि इक्वालिटी ऑफ इलिटरेट एंड इलिटरेट, के मतलब पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे को एक जैसे राइट्स नहीं मिलने चाहिए। अच्छा चलो, अब इसके ऊपर ये थीसिस स्टेटमेंट हम लिखने लगे थे, वो ये था कि डेमोक्रेसी लीड्स टू, ये मैं पहली दफ़ा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैंने आज तक इस ऐसे को अटैम्प्ट नहीं किया, इसलिए हो सकता है कुछ गलती भी हो, तो हम इसको ही दोबारा से भी ठीक है। इसी तरह आपने पेपर में भी करना है, आपने पहले रफ सी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, अगर आपको लगी ये बेस्ट है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर हम इसको और ठीक करेंगे, इसलिए ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि पेपर में कैसे लिखते हैं। मैं भी इसीलिए फौरी मतलब एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ अपने लिए भी। डेमोक्रेसी लीड्स टू इक्वालिटी बिटवीन democracy leads to equality between literate and illiterate Democracy leads to equality between literate and illiterate people, which can only brings disaster for a society। क्या बात है। आई थिंक हमने अपनी स्टेटमेंट लिखी है वो ये कि डेमोक्रेसी लीड्स टू इक्वालिटी बिटवीन लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल विच कैन ओनली ब्रिंग डिज़ास्टर फॉर अ सोसाइटी। अब इसको बेहतर भी किया जा सकता है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू इक्वालिटी बिटवीन लिटरेट या आई थिंक ये बेस्ट स्टेटमेंट है मेरे नज़दीक। इसको और बेहतर भी किया जा सकता है।
अगर आपको लगता है कि और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास पूरा 1 घंटा होता है सोचने के लिए एग्ज़ाम के अंदर। मैंने जब पहले वाली जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया था कि आपने आउटलाइन, थीसिस स्टेटमेंट और ओपनिंग पैराग्राफ को पूरा 1 घंटा देना है और एटलीस्ट थीसिस स्टेटमेंट को 10 मिनट दें। मेरे पास वीडियो में 10 मिनट का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये अगर मैं शायद 5 मिनट और भी सोचूं तो मैं यही चीज़ जो है दोबारा से इसी को बस विच को कम शायद ख़त्म कर दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वाले पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। अदर देन दैट सिंपल सेंटेंस हमेशा लिखने होते हैं, कभी कोई बॉब किस्म के सेंटेंस नहीं लिखने होते, या कभी कोई ऐसा नहीं लिखना कि एग्जामिनर का क्या बात है यार, ये तो पूरा इंग्लिश दान बनता है, पता नहीं ये तो ब्रिटिश से है। एग्जामिनर ये डिमांड नहीं करता है। एग्जामिनर सिर्फ ये चाहता है कि आप उसको सही से बता दें कि आप चाहते क्या हैं। वो जो है ना कि चाहते क्या हो, तो वो एग्जामिनर एग्जैक्टली वही वाला बंदा है कि वो पूछ रहा है, अरशद, वो जो मूवीज़ वाला अरशद है ना, वो पूछ रहा है कि चाहते क्या है ये लोग। तो वो यही कि आप उसको थीसिस स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टली सिंपल वर्ड्स में बताओ कि आप क्या अप्रोच ले रहे हो। मैंने देखो बिल्कुल सिंपल वर्ड में, कोई इसके अंदर मुश्किल वर्ड नहीं है, कोई अजीब से वर्ड जो पता नहीं कितने लंबे 12 20 जो अल्फ़ाबेट्स के वर्ड होते हैं, कोई एक वर्ड ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, बहुत सिंपल है। सो ये है हमारी थीसिस स्टेटमेंट। इसके बाद हम लोग 1-2 और थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर भी वीडियो बना लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इस प्लेलिस्ट को पूरा कर लें, देन हम लोग जाएंगे मेन प्रैक्टिस मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस अपलोड करूँ कि जिससे आपके लिए भी आसानी हो किसी भी ऐसे को क्रैक करने के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे की आउटलाइन या किसी ऐसे की टॉपिक को क्रैक करके इसी तरह लिखूँ, थीसिस स्टेटमेंट क्रैक करके लिखूँ, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो लाजमी बनाऊंगा, और मैं कमेंट सबके लाजमी पढ़ता हूँ और सबको रिस्पॉन्ड खुद करता हूँ जो मेरी वीडियोस होती हैं। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, कि जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम CSS ऐसे को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं।